पूरे राज्य से लोग उस समारोह को देखने के लिए महल पहुंचे। राघव साधारण वस्त्रों में राजसभा में पहुंचा। चारों ओर सोने चांदी से सजा विशाल दरबार, ऊंचे स्तंभ, चमकते झूमर और राज परिवार की गरिमा देखकर भी उसके चेहरे पर कोई लालच या भय नहीं था। वह शांत भाव से राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमारे राज्य का बड़ा उपकार किया है, जो चाहे वरदान मांग लो। पूरी सभा की निगाहें राघव पर टिक गईं। सभी को लगा कि वह धन, भूमि या कोई बड़ा पद मांगेगा, लेकिन राघव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने राज्य के गरीब किसानों का कर कुछ समय के लिए कम कर दीजिए। उनका सुख ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। यह उत्तर सुनते ही पूरा दरबार कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। राजा की आंखों में गर्व झलकने लगा। राजकुमारी अनन्या के चेहरे पर सम्मान भरी मुस्कान फैल गई, किंतु महामंत्री विक्रम की मुट्ठियां क्रोध से भींच गईं। उसी समय राजमहल के सबसे वृद्ध राजपुरोहित की दृष्टि राघव के गले में पहने छोटे से लकड़ी के लॉकेट पर पड़ी। उनकी आंखें अचानक फैल गईं। वह धीरे धीरे राघव के पास आए और कांपती आवाज में बोले, यह लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? राघव कुछ पल मौन रहा। उसने शांत स्वर में कहा, यह मुझे बचपन से मिला हुआ है। जिसने मेरा पालन पोषण किया, उसने कभी इसे अपने से अलग नहीं होने दिया। राजपुरोहित का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने राजा की ओर देखा, मानो कोई भूला हुआ अध्याय अचानक उनकी स्मृति में लौट आया हो। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, महामंत्री विक्रम ने तुरंत बात बदल दी और सभा समाप्त करने का आग्रह किया। राजा को यह व्यवहार कुछ विचित्र लगा, पर उन्होंने उस समय अधिक प्रश्न नहीं किए। रात होते ही विक्रम ने अपने गुप्त कक्ष में राजपुरोहित को बुलवाया। उसने कठोर स्वर में कहा, आज दरबार में जो देखा उसे भूल जाइए। यदि एक शब्द भी किसी के सामने निकला तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। राजपुरोहित ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, सदा के लिए नहीं। विक्रम की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने उसी क्षण अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राघव को किसी भी तरह रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा लगे कि यह केवल एक दुर्घटना थी। उधर राघव को इस षड्यंत्र की कोई जानकारी नहीं थी। वह रात के समय जंगल से होकर अपने गांव लौट रहा था। अचानक पेड़ों के पीछे से नकाबपोश हमलावर निकल आए। उन्होंने चारों ओर से राघव को घेर लिया। राघव ने पहले उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब तलवारें उसकी ओर बढ़ीं, तो उसने आत्मरक्षा के लिए अपनी कुल्हाड़ी संभाल ली। घने जंगल में संघर्ष शुरू हो गया। वह एक एक वार को रोकते हुए आगे बढ़ता रहा। उसकी चाल में वही राजसी प्रशिक्षण झलक रहा था, जिसे देखकर हमलावर भी घबरा गए। संघर्ष के दौरान एक हमलावर के हाथ से कपड़ा हट गया। राघव ने उसकी कलाई पर सूर्यगढ़ की शाही सेना का विशेष चिन्ह देखा। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि यह साधारण डाकुओं का हमला नहीं, बल्कि महल के भीतर से रची गई एक गहरी साजिश है। उसने किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। अब उसके सामने केवल एक ही प्रश्न था, महल में ऐसा कौन है जो उसकी मृत्यु चाहता है और क्यों? यही प्रश्न आने वाले दिनों में उस रहस्य का द्वार खोलने वाला था, जो वर्षों से अंधेरे में छिपा हुआ था। भोर होने से पहले ही राघव गांव के बाहर बहती नदी के किनारे पहुंच गया। रात के संघर्ष के निशान अब भी उसके शरीर पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, पर उसकी आंखों में भय नहीं था। वह बार बार उस सैनिक की कलाई पर बने शाही चिन्ह को याद कर रहा था। अब उसे विश्वास हो गया था कि उसके विरुद्ध रची जा रही साजिश की डोर महल के भीतर से ही संचालित हो रही है। उसी समय गांव के वृद्ध वैद्य हरिदास वहां पहुंचे। उन्होंने राघव के घावों पर औषधि लगाई और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जिस सत्य से तुम वर्षों से दूर भाग रहे हो, अब वही तुम्हें पुकार रहा है। समय आ गया है कि तुम अपने अतीत से आंख मिलाओ। राघव ने पहली बार किसी के सामने अपना मन खोला। उसने कहा, जिसने मुझे पाला था, उसने अंतिम समय में केवल इतना कहा था कि जब तक राज्य पर बड़ा संकट ना आए, अपनी पहचान किसी को मत बताना। मैंने वही वचन निभाया है। हरिदास ने गहरी सांस ली और अपनी झोपड़ी के भीतर से एक पुरानी रेशमी पोटली लाकर उसके हाथ में रख दी। पोटली खोलते ही उसमें एक स्वर्ण मुद्रिका, राजवंश का चिन्ह अंकित रेशमी वस्त्र का टुकड़ा और एक पुराना पत्र दिखाई दिया। पत्र पर लिखा था, यदि यह पत्र तुम्हारे हाथों तक पहुंचे तो समझ लेना कि सत्य को छिपाने का समय समाप्त हो चुका है। तुम केवल एक लकड़हारे नहीं हो। तुम्हारा जन्म उस वंश में हुआ है जिसकी रक्षा के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसके बचपन की धुंधली स्मृतियां अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसे याद आया कि एक भयानक रात महल में आग लगी थी। तलवारों की टकराहट, चीखें, भागते हुए सैनिक और एक वफादार सेनापति उसे अपनी बाहों में उठाकर महल से बाहर ले जा रहा था। उसके बाद की सारी यादें गांव और जंगल से जुड़ी थीं।
उधर राजमहल में राजकुमारी अनन्या भी शांत नहीं बैठी थी। उसे राघव पर हुए हमले की जानकारी मिल चुकी थी। उसने स्वयं उस स्थान का निरीक्षण किया और वहां से एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा मिला, जिस पर शाही शस्त्रागार की विशेष मुहर अंकित थी। अब उसके मन में भी संदेह गहराने लगा कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति भीतर ही भीतर राज्य को खोखला कर रहा है। अनन्या ने बिना किसी को बताए राजपुरोहित से भेंट की। वृद्ध राजपुरोहित ने कांपते हुए स्वर में कहा, राजकुमारी, वर्षों पहले महल में जो घटना हुई थी वह दुर्घटना नहीं थी। उस रात राज परिवार के एक उत्तराधिकारी को मारने की योजना बनाई गई थी। सभी ने समझा कि वह बालक जीवित नहीं बचा, लेकिन अब मुझे लगता है कि ईश्वर ने उसे सुरक्षित रखा। अनन्या ने विस्मय से पूछा, क्या आपको लगता है कि वह बालक? राज पुरोहित ने उत्तर देने के बजाय केवल राघव के गले में पहने लॉकेट का वर्णन किया। वही राज चिन्ह, वही आकृति और वही दुर्लभ निशान जो केवल राजवंश के उत्तराधिकारियों को दिया जाता था। उधर महामंत्री विक्रम को यह समाचार मिल चुका था कि राघव जीवित बच गया है। उसका धैर्य अब टूटने लगा था। उसने अपने गुप्त कक्ष में राज्य का पुराना नक्शा फैलाया और धीमे स्वर में कहा, यदि वह सच तक पहुंच गया तो मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब अंतिम चाल चलने का समय आ गया है। उसने पड़ोसी राज्य के भाड़े के सैनिकों से गुप्त समझौता किया। योजना यह थी कि सीमा पर हमला कराया जाए, राज्य में भय फैलाया जाए और फिर राजा को अयोग्य सिद्ध करके सत्ता अपने हाथ में ले ली जाए। इस अराजकता में राघव को हमेशा के लिए समाप्त कर देना भी उसके षड्यंत्र का हिस्सा था। लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। राघव ने हरिदास से विदा लेते समय दृढ़ स्वर में कहा, मैंने वर्षों तक अपना वचन निभाया। अब यदि मेरे मौन से राज्य को हानि पहुंचती है तो यह भी अन्याय होगा। सत्य सामने आएगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना जीवन ही क्यों न देना पड़े। वह पहली बार अपने कंधे पर केवल लकड़हारे की कुल्हाड़ी ही नहीं कि अपने अतीत की जिम्मेदारी लेकर महल की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में उसकी वास्तविक पहचान केवल राज परिवार ही नहीं बल्कि पूरे सूर्यगढ़ राज्य का भविष्य बदलने वाली थी। राघव तेज कदमों से सूर्यगढ़ की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में अब कोई संशय नहीं था। वर्षों तक उसने अपने अतीत को भुलाकर एक साधारण जीवन जिया, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि उसका मौन ही राज्य के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता है।